बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसको लेकर चल रहे हैं और हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा जो है वो एटम के बारे में कि एटम क्या होता है। इस टॉपिक को हमें लर्न नहीं करना बेटे, इसको सिर्फ जो है उसको रीड करना है। देखो एटम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। जो ग्रीक फिलासफर्स ने कहा कि सारी दुनिया जो है वो मैटर से मिलकर बनी हुई है, और ये जो सारी दुनिया मैटर से मिलकर बनी हुई है, मैटर जो है कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्मॉलर पार्टिकल। ये इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, ग्रीक फिलासफर्स ने इनको कहा कि यार ये जो मैटर है, मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और ये इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि ये इनडिविजिबल हैं, ये डिवाइड नहीं होते। लफ्ज़ जो हमारा एटम जो वो निकला हुआ अटोमस से। अटोमस का मीनिंग ग्रीक लैंग्वेज में ये है कि ये डिवाइड नहीं होते। इसके बाद जो है ये ग्रीक कॉन्सेप्ट का बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमारा एक दूसरा साइंटिस्ट आता है, इसका नाम है डेमोक्रिटस। ये हसीसा से तकरीबन जो है वो 370 और 470 BC के दरमियान ये आए हैं साइंटिस्ट। इसने कहा कि इसने फर्स्ट टाइम आके तो ग्रीक फिलासफर्स का जो कॉन्सेप्ट था उसको जो है वो रिवाइज किया। इसने कहा यार ये लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और ये इतने छोटे पार्टिकल हैं कि ये इंडिविजिबल हैं। इसने जो लफ्ज़ एटम हमें दिया वो अटोमस से दिया है, कि जो नया हमारा जो लफ्ज़ है एटम वो बेसिकली अटोमस से निकला हुआ है। अब ये ग्रीक फिलासफर्स के कॉन्सेप्ट को जो है उसको रिसर्च करे डेमोक्रिटस, और ये जो है वो 370 to 460 जो है वो BC जो है वो इसके दरमियान ये साइंटिस्ट जो है वो है। अब ये वक्त चलता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि जो है वो ग्रीक फिलासफर्स का कॉन्सेप्ट आ गया, फिर हदीसा से जो है वो तकरीबन 374-460 BC के दरमियान जो है डेमोक्रिटस आता है, और ये आके कहता है कि जो ग्रीक फिलासफर्स का कॉन्सेप्ट है कि सारी दुनिया जो है वो टाइनी पार्टिकल्स में मिलकर बनी हुई है, और वो टाइनी पार्टिकल जो है वो इतने छोटे पार्टिकल इंडिविजिबल है, और लफ्ज़ जो अटोमस जो है उसका मतलब कि इंडिविजिबल ना तकसीम होने वाले, डिवाइड नहीं होते। जो लफ्ज़ हमारा एटम जो है वो अटोमस से निकला हुआ है। फिर इसके बाद जो है वो चलते गए और हम 17th सेंचुरी में आ गए। 17th सेंचुरी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसमें हमारे पास दो तरह की स्टडी शुरू होगी। एक को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, और दूसरा हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, मतलब ये 17th सेंचुरी की बात हो रही है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस में मतलब मेरे पास कि मैं एक आपको कहता हूँ जी क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस है क्या? मैं सिंपल जो है वो आपके पास एक बीकर देता हूँ, इसमें एक लिक्विड रखा होगा। मैं कहता हूँ बेटे इस लिक्विड को देखो ये क्या है। आप कहते हैं सर ये वाटर है। ठीक है जी, दिस इज अ वाटर। वाटर जो उसका फार्मूला H2O, किसने रख दिया भी इसका फार्मूला H2O। हमने वाटर को जब एनालाइज किया तो हम देखा कि यार इसमें दो एलिमेंट लैदा हुए हैं इस कंपाउंड से। एक एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन लैदा हुआ है और दूसरा ऑक्सीजन लैदा हुआ है। इसका नेम रख दिया गया एक एलिमेंट का कि इसमें हाइड्रोजन ये एलिमेंट है, और दूसरे एलिमेंट का नेम हमने ऑक्सीजन रख दिया। अब ये एनालिसिस हमने की है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ओनली। वो एनालिसिस जिसमें हम सिर्फ एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उसको बोलेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। फिर एक एनालिसिस है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है कि एक स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर इस लिक्विड के अंदर जो है वो मैंने जब इसको एनालाइज किया तो इसमें 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है और इसमें 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो वो मुझे दोनों बातें में से डिस्कस कर रहे हैं। वो मुझे ये भी कह रहे हैं सर इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है और उनके मैसेज भी दे रहे हैं। वो वाली एनालिसिस जिसमें हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके मैसेज भी मैयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस कि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस।
अब जब ये 17वीं सेंचुरी ये बातें हो रही हैं तो पूरी दुनिया की चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि यार इसमें ये किस चीज़ से बनी हुई है। वाटर में एक एलिमेंट निकला हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। फिर जो है वो शुगर केन जो है उसको लिया, शुगर केन को वेपरेट किया और मीठी सी चीज़ जिसको आप ग्लूकोज कहते हैं, उसको जब उस सॉलिड को एनालाइज किया गया तो पता चला कि इसमें एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और वो उसी तरह के हैं जिस तरह के वाटर में मौजूद थे, और एक नया एलिमेंट है जो कि कार्बन है। लेकिन डेफिनेटली ये जब ये एलिमेंट्स तीनों मिले तो एक नई चीज़ बन गई जिसको हम ग्लूकोज का नाम देते हैं। ठीक है जी। फिर ऐसे एनालिसिस स्टार्ट है और मैं एक लिक्विड की बात करता हूँ। सपोज मेरे पास जी एक लिक्विड है, ये अल्कोहल, ये अल्कोहल का फार्मूला है। इसको जब एनालाइज किया गया तो पता चला इसमें ऑक्सीजन भी है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, इसके अंदर कार्बन भी है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, लेकिन जब रिपीट होते हैं तो नई नई चीज़ें बनते जा रहे हैं, नए नए कंपाउंड बनते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें इसको तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं जिनकी तादाद जो है अराउंड अबाउट 118 है, वही सारे जो आपस में मिल रहे हैं और नई नई चीज़ें बनते जा रहे हैं। तो इस तरह 17वीं सेंचुरी में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो करना शुरू हो गए और हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स डिस्कवर होना शुरू हो गए। जब ये बातें हो रही हैं ना तो फिर हमारे पास जो है वो 1808 आ जाता है और 1808 में जॉन डाल्टन जो है इंग्लिश स्कूल टीचर, उसने फर्स्ट टाइम आकर एटम के बारे में एक थ्योरी में दे देते जिसको हम जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का नाम देते हैं। जॉन डाल्टन ने आके क्या कहा, उसने कहा कि जितना भी मैटर जो है, जो सारी चीज़ें हैं वो डेफिनेटली जो है वो एटम से मिलके बनी हुई हैं और ये एटम जो है वो आपस में मिलते हैं और कंपाउंड बनते हैं। जब ये एटम आपस में मिलते हैं और कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे CO2 इज अ कंपाउंड है, तो इसके अंदर एटम्स की रेशो जो है वो सिंपल रेशो होती है। फिर इसने ये कह दिया हमें कि एटम्स को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक हो गए, इट्स ओके, ना हम एटम्स को क्रिएट करते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसने हम ये भी कहा दिया कि एटम को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली ये इसकी बात गलत है क्योंकि हमने यूरेनियम के एटम को ब्रेक डाउन करके हम जो है वो एटॉमिक बम के ऊपर काम कर चुके हैं, एटॉमिक बम जो है वो दुनिया बना चुकी है। लेकिन इसका कंसेप्ट ये था कि एटम्स को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 2 इसने कहा एटम्स आपस में मिलते हैं और कंपाउंड बनते हैं, उन कंपाउंड में एटम की रेशो क्या होती है, सिंपल होती है। ये बात इसकी ठीक है। तीसरे इसने कहा कि एटम्स को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, लेकिन ये बात इसकी गलत है। ये अब 1808 में जॉन डाल्टन जो है वो एटॉमिक थ्योरी में दे देते। इसके बाद हम आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर कि एटम को डिफाइन कैसे कर दिया। जब एटम की डेफिनेशन की बात आ गई तो मैं कुछ आपको एलिमेंट्स देता हूँ। लुक इन अ पीरियोडिक टेबल। मतलब वहाँ लिखा हुआ हाइड्रोजन, वहाँ लिखा हुआ है हीलियम, वहाँ लिखा हुआ है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ऐसे लिखे हैं बेशुमार एलिमेंट्स। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन और लेड। इसने कहा कि जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सर किसी भी सब्सटेंस का छोटे से छोटा पार्टिकल जो नेचर में इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है और जो नेचर में इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उन दोनों को हम एटम का नाम देते हैं। फिर सुनो इसको, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्टिकल, दैट मैं कार्बन ले लेता हूँ, नाइट्रोजन, किसी भी एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्टिकल जो हवा के अंदर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता या वो कर सकता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर। मसलन मैं आपको कहता हूँ जी कार्बन, कार्बन कितना पीस लेता हूँ मैं, इस पीस में से एक छोटा सा पार्टिकल जो कि एटम, उसको अलग करता हूँ तो इट कैन एग्जिस्ट इन नेचर, ये रहता है जिंदा हवा। लेकिन जब मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का जो स्मॉलर पार्टिकल है एन, ये हवा के अंदर जो है वो
एग्जिस्ट नहीं करता, ये हवा के अंदर जो है वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये N2 की फॉर्म में रहता है। हाइड्रोजन जो है वो हवा के अंदर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, हवा के अंदर ये H2 की फॉर्म में रहता है। लेकिन अगर मैं नोबल गैसेस की बात करता हूँ तो नोबल गैसेस हवा के अंदर जो है वो जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडन, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर जाती हैं, बल्कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर नहीं जाती बल्कि करती है। अब अगेन इस डेफिनेशन सुने, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट इन नेचर, किसी भी एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्टिकल जो हवा में जिंदा रहता है और जो हवा में जिंदा नहीं रहता है वो उसको हम एटम का नाम देते हैं। मतलब ये हवा के अंदर इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर जाते हैं, क्यों, कैसे कर जाते हैं भी, ये इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेज हैं, इनको बोलते हैं रेयर गैसेज, इनको बोलते हैं इनर्ट गैसेज है, ठीक। ये रिएक्ट नहीं करती, ये हवा के अंदर इसी तरह जो है उसके पार्टिकल जो है एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जब मैं इस तरफ आता हूँ तो हवा के अंदर H2 की फॉर्म में रहते हैं, H नहीं रहता, H2 बन के रहता है। नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो O2 की फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो अब H नहीं रहता, नाइट्रोजन ऐसे नहीं रहता, ऑक्सीजन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये H2 के फॉर्म में, ये N2 के फॉर्म में, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि ये एग्जिस्ट करते हैं। अब हीलियम के कंटेनर में सबसे छोटा पार्टिकल वो हीलियम का ही है, लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन का कंटेनर लेता हूँ तो ऑक्सीजन कंटेनर मुझे O2 मिलेगा, लेकिन O2 से छोटा क्या है, एक ऑक्सीजन का सिंगल पार्टिकल O, और ये इसको बोलूँगा सर ये एटम है, लेकिन जब ये कंबाइन होकर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। अब ये मेरे पास आ गया कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एटम्स हैं और O2 जो है मेरे पास मॉलिक्यूल है, N2 जो है मेरे पास मॉलिक्यूल है, H2 जो है वो क्या है, मॉलिक्यूल है। क्यों ये मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। ये एटम क्यों है, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करते। अब इनकी बारी आती है सर इनके बारे में क्या है, आप ये कहते हैं कि सर ये तो एग्जिस्ट नहीं करते, सॉरी ये तो एग्जिस्ट करते हैं, तो ये एटम्स हैं जी, डेफिनेटली ये एग्जिस्ट करते हैं, स्मॉलर पार्टिकल है, ये एटम है। लेकिन इनको हम दूसरा नाम ये भी देते हैं कि सर दीज आर कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कि ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सो ये इनको जो है वो एटम्स की डेफिनेशन भी लेके आते हैं और इनको मॉलिक्यूल की डेफिनेशन भी लेके आते हैं, सो दे आर कॉल्ड मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ये बातें जो है वो एटम की डेफिनेशन आ गई कि सर किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का छोटे से छोटे पार्टिकल जो हवा के अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं और जो नहीं कर सकते वो क्या होते हैं, वो एटम्स होते हैं, और जो एग्जिस्ट करते हैं वो मॉलिक्यूल होते हैं। सो इनको हम कहते हैं कि ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं और ये एटम की डेफिनेशन भी आते हैं और ये मॉलिक्यूल की डेफिनेशन भी आ जाती है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं आगे, तो हमारे पास ये रिसर्च आ गई कि एक एटम, जैसे मैं कहूँ कार्बन C612, 6 इसका अटॉमिक नंबर मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 6 प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन। ये जो नंबर इसको आप बेटे बोलते हैं मैस नंबर। मैस नंबर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। अब मुझे पता चला इसमें प्रोटॉन 6 हैं, लेकिन टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन 12 है। इसमें से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस निकालना चाहूँगा तो 12 में से 6 निकालूंगा तो 6 आ जाएंगे न्यूट्रॉन। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो ये न्यूक्लियस एटम का आ गया, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, और इसके बाद सर्कुलर पाथ बने वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग हियर, जिनको शेल्स बोलते हैं, जिनको ऑर्बिट्स बोलते हैं, जिनको एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं, दूसरे मैक्सिमम 8 आते हैं, लेकिन मेरे पास चूँकि 6 हैं तो मैं 1 2 3 4 5 6। हम लोग एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को, फार्मूला यूनिट्स को पार्टिकल्स बोलते हैं कि ये पार्टिकल्स हैं। एक एटम के अंदर जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल 3 आपने 10th क्लास में, 9th क्लास में डिस्कस की, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि हमारे पास जो है वो 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, हाइड्रॉन, ठीक है। सारे जो पार्टिकल्स हैं ये अल्लाह ताला की ज़ात ने एटम के न्यूक्लियस में रखे हुए हैं।
सिर्फ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बारे रिवॉल्व कर रहे हैं. सो मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड. वक्त चलता जा रहा है और हम पहुंच गए हैं जब 1779 से 1848 के दरमियान. और यहाँ एक जो है वो स्वीडिश केमिस्ट है जे बेर्जीलियस आता है. और बेर्जीलियस आके एटम्स के सिंबल्स के ऊपर बात करते हैं. वो इन सिंबल्स को नेम देते हैं. जैसे कहते हैं जी सोडियम Na, पहला लफ्ज़ कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉलर होगा. इनके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि ये हमारी 9th 10th की बातें हैं. जैसे आयरन Fe, कॉपर Cu, वी हैव अ पोटाशियम K. जो एक ही लफ्ज़ से एक ही लेटर से वो कैपिटल लेटर होगा. लेकिन ये इनके सोर्सल कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो उनके नेम जो है वो जर्मन लैंग्वेज से, कुछ ग्रीक लैंग्वेज से, कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज, इस तरह लैंग्वेज से हैं. उनको हमारी ज़्यादा बातें नहीं होगी, ना हमारी ये सिलेबस की बातें. ये हमारा था फर्स्ट जो है वो एटम के बारे में. क्या इसको जो बिल्कुल रीड करना, हमने लर्न नहीं इसको करने, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. अब दूसरा हमारे पास आता है एविडेंस ऑफ एटम. कि एटम की एविडेंस को कैसे आपको पता चला कि एटम एग्जिस्ट करता है, इसकी बात करेंगे. देखो एविडेंस ऑफ एटम जो है वो क्या है. ये पेपर किससे बना हुआ है? एटम से. क्या कोई एटम आपको नजर आ रहे हैं? नहीं सर, नजर तो नहीं आ रहा. क्यों नजर नहीं आ रहा है? मुझे ये पेन से नजर आ रही है, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, पेपर नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है. ठीक है, हम एक दूसरे को देख रहे हैं. लेकिन ये हवा के अंदर जो गैसेज हैं वो नजर आ रही है मुझे. ये पेपर जो है इसके अंदर जो एटम्स हैं वो नजर नहीं आ रहे. ये मार्कर मुझे इसलिए नजर आ रही है कि लाइट आती है, लाइट आके रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आती है. अगर लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में नजर ना आए, रिफ्लेक्ट ना हो और मेरी आंखों में ना पहुंचे तो मैं इसको नहीं देख सकता. या मैं आंखें बंद कर दूंगा फिर मुझे नजर नहीं आएगी मार्कर. अगर मैं स्विच ऑफ कर दूंगा, लाइट ऑफ कर दूंगा, कमल दे रहा हो जाएगा, मैं इसको नहीं देख सकता. लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट होती है, मेरी आंखों में आती है. अब मुझे हवा के अंदर जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे जो हवा के अंदर जो मालिक्यूल्स है वो नज़र क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि लाइट उनसे रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में नहीं आ रही. अगर लाइट उनसे रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में नजर आ जाए तो मैं इसको देख लूँगा. जो लाइट, विजिबल लाइट जिसको हम कह रहे हैं, ये सूरज की रोशनी, ये बल्ब की रोशनी, ये विजिबल लाइट है. विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है, क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस और ट्रफ टू ट्रफ डिस्टेंस, ये वेवलेंथ जो 500 नैनोमीटर होती है. अब वो ऑब्जेक्ट जिसका डायमीटर, जिसका साइज 500 नैनोमीटर तक होगा, ये लाइट जाती है, उसको हिट करेगी, उससे रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में आएगी. तो जैसे मेरी आंखों में आएगी तो मैं इसको देख लूँगा. अब इस मतलब कि विजिबल लाइट से हम सिर्फ वो ऑब्जेक्ट्स देखेंगे जिसका साइज, जिसका डायमीटर 500 नैनोमीटर या उससे बड़ा होगा. ठीक होगा. इसका मतलब कि जितने भी एटम्स हैं, जो मुझे जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही और एग्जिस्ट करती हैं, तो उनका फिर साइजेस, उनका डायमीटर 500 नैनोमीटर से छोटे. एटम्स के जो डायमीटर अभी तक डिस्कवर हुए हैं, एटम्स के जो डायमीटर हैं वो 0.2 नैनोमीटर तक इनकी रेंज है. अब एटम के जो डायमीटर, उनकी रेंज तो 0.2 नैनोमीटर उनका डायमीटर की. तो विजिबल लाइट से फिर एटम तो हम नहीं देख सकेंगे क्योंकि एटम छोटा पार्टिकल 0.2 नैनोमीटर, और जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ तो 500 नैनोमीटर है. इसका मतलब आ गया कि एटम्स को हम फिर विजिबल लाइट के जरिए इसको हम नहीं देख सकते. अब हमने एटम्स को देखने के लिए करना क्या है? हम ऐसा करते हैं कि हम जो है वो एटम्स को देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप लेते हैं. विजिबल जो हमारी लाइट, उससे नहीं देखा जा सकता. जो हमारी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उसके जरिए हम इसको नहीं देख सकते. अब जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है ना, सपोज ये मेरे पास एक माइक्रोस्कोप है, ये मैंने कोई रख लेता हूँ स्लाइड जिसके मैंने एटम्स को देखने. अगर आप माइक्रोस्कोप देखिए तो आपको अंदाज़ा होता है, ये डायग्राम ऐसे बना रहा हूँ मैं,
तो आपको पता होता है कि वहाँ हम लाइट को सेट करते हैं, ठीक है। ये लाइट एक मिरर लगा होता है माइक्रोस्कोप का, उसको सेट करते हैं, सेट करने से हमें जो है वो लाइट इसको पड़ती है और फिर हम देखते हैं। अब यहाँ जो लाइट इस्तेमाल करनी है मैंने जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में जो मैंने लाइट इस्तेमाल करनी है वो विजिबल लाइट इस्तेमाल नहीं करनी, वो हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बीम। क्या मैंने बोला? इलेक्ट्रॉनिक बीम या एक्सरेज। अब इलेक्ट्रॉनिक बीम या एक्सरेज जो है उसकी वेवलेंथ जो है बहुत शॉर्टर होती है। अगर हम सिंपली इसको देखें तो चूंकि इलेक्ट्रॉनिक बीम और एक्सरेज की जो वेवलेंथ है बहुत शॉर्टर है, और उस इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के ज़रिए मैं एटम्स को देख सकता हूँ, क्योंकि जो है वो 0.2 नैनोमीटर एटम का जो डायमीटर इस रेंज में आ रहे हैं, तो वो जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक बीम है या हमारी जो एक्सरेज हैं उनका जो वेवलेंथ है वो इससे छोटी होती है। जब इससे छोटी होगी तो मैं इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से मैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बीम या एक्सरेज होती हैं उसके जरिए मैं एटम्स को देख लूँगा, लेकिन इतना विजिबल नहीं होता। जैसे आपको मैं कहूँ आपको ये देखो ये एटम नजर आ नहीं, जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के ज़रिए एटम्स को देखने की कोशिश की तो मुझे इस तरह जो है वो ग्रेफाइट जो है उसकी मैंने पिक्चर ली। ग्रेफाइट आपको पता है कि ये जो है वो कार्बन एटम, कार्बन्स की एक फॉर्म होती है, और मैंने ये पिक्चर जब मैंने ली ग्रेफाइट की तो इसमें मुझे ऐसे जो है वो डार्क बैंड्स आए और वाइट ऐसे जो है वो बैंड्स मुझे नजर आए। इसमें मैंने देखा कि जो जो आपके ब्राइट बैंड्स हैं, डार्क बैंड और ब्राइट बैंड बेसिकली ये लेयर्स ऑफ कार्बन एटम है जो ब्राइट बैंड्स हैं। और ये पिक्चर मैंने ग्रेफाइट की जो ली है मैंने, आप अपनी बुक से देख सकते हैं। तो ये पिक्चर में जो ब्राइट बैंड्स हैं ये कार्बन एटम्स हैं, और इस पिक्चर को मैंने मैग्नीफाई किया था, पिक्चर लेके मैग्नीफाई किया। कितना इसको मैंने मैग्नीफाई किया है, इसको अगर हम मैग्नीफाई इसके देखें तो कितना इसको हमने किया है जी। लुक एट योर बुक है जी, इसको हमने 15 मिलियंस टाइम इसको मैग्नीफाई किया। वैसे मैंने पिक्चर ली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, उसको 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई किया, तो आपकी बुक में जो पिक्चर लगी हुई है वो बनी है जिसमें ब्राइट बैंड लेयर ऑफ कार्बन एटम है। कार्बन एटम मुझे फिर भी नजर नहीं आ रहा है, ये नहीं मुझे आ रहा है कि ये जी एटम देखो जी सामने नजर आ गया, नहीं, ठीक है। सो इसका मतलब कि एटम जो है बहुत स्मॉलर पार्टिकल्स हैं। फर्दर जब हम देखें तो हम पता चलता है कि जो कार्बन जो डिफरेंट एटम्स हैं उनके जो मैसेज हैं उनकी हमारे पास जो रेंज आती है वो 10⁻⁻27 kg टू 10⁻⁻25 kg के दरमियान है। दिस आर वेरी स्मॉलर मैसेज है। फर्दर हम लोगों ने देखा कि ये मैसेज चूँकि हम kg में ले रहे हैं तो मुझे पता चलता है कि 1 एटॉमिक मास यूरेन जो है दिस इज इक्वल टू 1.661 इंटू 10⁻⁻27 kg की इक्वल होता है, क्योंकि हम एटम के मैसेज को मोस्टली एटॉमिक मास यूनिट में लिखते हैं। एक और चीज़ वो मैं देना चाह रहा हूँ, वो कहते हैं जी एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि अगर आप एक पेंसिल के साथ पेपर के ऊपर फुल स्टॉप लगाते हैं पेंसिल के साथ, तो इस फुल स्टॉप के नीचे 2 मिलियंस ऑफ एटम्स आ सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि एटम बहुत छोटा पार्टिकल है। और आप देखें एक फुल स्टॉप नीचे 2 मिलियंस ऑफ एटम है, फिर आपने एक एटम को अलग करेंगे, उसके अंदर सेंटर पार्ट न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एटम के एक बेसिक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब इसको हमने समराइज क्या किया, हमने ये देखा कि एटम्स हमें इसलिए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि एटम्स के डायमीटर बहुत छोटे होते हैं। ये पेपर नज़र आ रहा है मुझे, ये मार्कर नज़र आ रही है, ठीक है। इसको मैंने आपसे कहा किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें जो हम इधर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, मेरी बात सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि मैं इसको ये मार्कर मुझे नज़र इसलिए आ रही है कि लाइट आ रही है, लाइट इस मार्कर से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में जाती है। अगर लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट ना हो तो मेरी आंखों में ना जाए तो मैं इसको नहीं देख सकता। अब विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 500 नैनोमीटर है। वेवलेंथ क्या है, जो हमारा क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ट्रफ टू ट्रफ डिस्टेंस है। अब वो ऑब्जेक्ट जिसका साइज 500 नैनोमीटर या उससे बड़ा होगा उसको हम देख सकेंगे विजिबल लाइट से। जो एटम्स की रेंजेस आई हैं उसकी डायमीटर की वो 0.2 नैनोमीटर तक आई। इस मतलब विजिबल लाइट से मैं एटम को तो नहीं देख सकता क्योंकि एटम्स का जो डायमीटर है वो 0.2 नैनोमीटर। अब एटम को देखने के लिए मैंने कहा आपसे मैं इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करूँगा।
इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में हम विजिबल लाइट इस्तेमाल नहीं करते, हम इलेक्ट्रॉनिक बीम इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बीम की जो वेवलेंथ है वो बहुत शॉर्टर होती है। जैसे मैं आपसे कहा कि ये एटम है, ठीक है, तो ये इसकी बीम आएगी, तो इसकी जो वेवलेंथ शॉर्ट है सिर्फ रिफ्लेक्ट करके मेरी आंखों में आएगी, मैं इसको देख लूँगा। अब हम लोगों ने ये देखा कि जब मैंने ग्रेफाइट की पिक्चर लेता हूँ और ग्रेफाइट की पिक्चर को मैंने जो है वो इसको स्टडी करता हूँ, तो पिक्चर को मुझे पता चला कि उस पिक्चर को मैं लिया, मैंने ग्रेफाइट की पिक्चर को, ग्रेफाइट कार्बन एटम्स लेयर्स की फॉर्म में होता है, और उसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से पिक्चर ली और उसको मैंने 15 मिलियन टाइम मैग्नीफाई किया, तो मुझे इस तरह के ब्राइट और डार्क बैंड, जो ब्राइट बैंड हैं ये लेयर्स ऑफ कार्बन एटम है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ कार्बन एटम फिर भी नज़र नहीं आता। आप अपनी बुक से देख सकते हैं, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। अब ये पिक्चर मैग्नीफाई हुई है 15 मिलियन टाइम। इसको फर्दर में ये देखा कि जो एटम के मैसेज हैं उनकी रेंज क्या है, 10 रेज पावर -27 kg टू 10 रेज पावर -25 kg तक, जबकि वन अटामिक मैस यूनिट जो है 1.661 इन 10 - 27 kg होते हैं। फिर हमने फर्दर ये इन्वेस्टिगेट किया कि बी एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि अगर आप एक फुल स्टॉप लगाते हैं तो उसके नीचे 2 मिलियंस ऑफ एटम्स आ जाते हैं। ये बेटे हमारा जो है वो एविडेंस ऑफ एटम के बारे में था। इस लेक्चर को मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मैं आपकी राय का एहतराम करूँगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फर्दर अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो मैं वो भी इंशाल्लाह करने के तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।